नमस्कार, मैं हृदय कुमार पृथ्वीराज पूर्वी चंबा से आप सबका स्वागत करता हूं। आज स्थानांतरण पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं पंकज कुमार जी, उन्होंने एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। तो एक एक बिंदुओं को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। किनका स्थानांतरण नहीं होगा, विरमण पत्र किनको लेना होगा। दूसरी चीज कि अगर आपने 10 विकल्प दिया है और रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में भी आपका स्थानांतरण नहीं होगा। और ये जो स्थानांतरण दिशा निर्देश है यह विस्तृत रूप से जारी की गई है। प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर जो है पंकज कुमार जी हैं। तो एक एक बिंदु को, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि किनका स्थानांतरण होगा, किनका स्थानांतरण नहीं होगा, कौन कौन से उसमें पेज फंस सकते हैं। और प्राइमरी से लेकर के मतलब 10+2 तक जितने हमारे शिक्षक हैं और शिक्षक, हेडमास्टर्स और डीओ डीपीओ को सबको कार्य सौंपा गया है। समिति भी एक तरह से गठित की गई है और सभी जो निर्देश हैं इसमें दिया गया है। तो आइए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ये पत्र जो है आप देख सकते हैं, यह प्राइमरी एजुकेशन का लेटर है 7 फरवरी 2025, यानी कल का ही पत्र है। और यहाँ ज्ञापांक देख सकते हैं और इसमें इन्होंने एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है जिसमें कुछ बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कि उन्होंने जो लिखा है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 2035 21/11/24 एवं शुद्धि पत्र, यानी उसी का एक शुद्धि पत्र निकला था जो ज्ञापांक 2036 था। 21/11/2024 द्वारा वैसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक है से दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 तक उनसे आवेदन लिया गया है ऑनलाइन। और उक्त निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का विशेष समस्या के कारण यानी स्पेशल ग्राउंड पर स्थानांतरण हेतु अभिवादन प्राप्त हुए हैं। समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया कि मार्गदर्शन की कंडिका 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार प्राप्त अभिवादनों का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से निम्नवत किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें चरण लिखा गया है 4 चरण। अब इसमें जो 4 चरण है, पहले चरण में असाध्य रोग यानी कैंसर, गंभीर रुग्णता, किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर, और 3 नंबर में दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त, 4 नंबर में ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता, 5 नंबर विधवा या परित्यक्ता। द्वितीय चरण में पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण। तृतीय चरण में आर्थिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण महिला यानी शिक्षिका का स्थान से प्राप्त जो अभिवादन है उनका स्थानांतरण होगा तृतीय चरण में। और चतुर्थ चरण में ऐच्छिक स्थानांतरण से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण पुरुष का, यानी तृतीय में महिला का और चतुर्थ में पुरुष का स्थानांतरण होगा। और इस संबंध में जो 2 नंबर कंडिका है यह बहुत ही खतरनाक है, कारण कि इस कंडिका के आधार पर इन शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होना है। तो जो मैंने शुरू में बताया था किनका स्थानांतरण होगा किनका नहीं होगा, रिक्ति अगर नहीं है तभी स्थानांतरण आपका नहीं होगा। आइए इसी लेटर में आगे देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि ऐसे शिक्षक जिनके विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की गई हो तो इस शिक्षक को उस पोर्टल पर संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी इसकी प्रविष्टि की जाएगी उनके द्वारा, यानी डीओ डीपीओ के द्वारा यह प्रविष्टि की जाएगी उनके इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जिन शिक्षकों के ऊपर ये कार्रवाई की गई हो। और कौन कौन सी कार्रवाई आगे देखते हैं। विभागीय कार्रवाई, अगर निलंबन यानी सस्पेंड हो गए हो, निगरानी अगर उनके ऊपर जांच चल रहा हो, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच चल रहा हो, विविध आरोप की जांच चल रहा हो, बिना सूचना का अनाधिकृत रूप से अगर अनुपस्थित हैं तो इन शिक्षकों का स्थानांतरण मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि इनका स्थानांतरण नहीं होगा। क्योंकि इनके लिए भी एक विस्तृत गाइडलाइन यहां जारी की गई है और कहा गया है कि उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी शिक्षक के पास इसके अलावा भी किसी भी प्रकार की सरकारी राशि बकाया हो तो इसकी भी प्रविष्टि इस शिक्षक कोष पोर्टल पर इस हेतु निर्धारित फील्ड से संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में की जाएगी। यानी कोई भी अगर आरोप है तो उसकी प्रविष्टि आपके डीओ डीपीओ के द्वारा आपके इस शिक्षा कोष पोर्टल के आपके जो आपका खाना होगा यानी आपके नाम पर की जाएगी। अब इसमें आगे देख रहे हैं कि आपके प्रोफाइल में की जाएगी। इसमें लिखा गया है युक्त की प्रविष्टि हेतु इस शिक्षा कोष पोर्टल पर टीचर मॉड्यूल यानी टीचर मॉड्यूल होगा, अपडेट सर्विस स्टेटस वहां पे आएगा। उस बटन को क्लिक करने के उपरांत जिलावार या प्रखंडवार, संकुलवार, विद्यालयवार कार्यरत शिक्षकों की सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। तत्पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा संबंधित शिक्षक के नाम के समक्ष अंकित डिपार्टमेंटल एक्शन बटन को क्लिक करने के उपरांत
उपरोक्त 6 विवरण सामने प्रदर्शित होगा और उन 6 विवरण कौन कौन सा होगा, यही 6 विवरण होंगे। विभागीय कार्रवाई, निलंबन, निगरानी जांच, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच, विविध आरोप का जांच और बिना सूचना के अनधिकृत अनुपस्थित। इनमें से किसी एक को क्या करेंगे, वो चेक बॉक्स करेंगे, या एक से अधिक अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो उसको चेक बॉक्स करेंगे। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक के लागू वास्तविक विकल्प के अनुसार चेक बॉक्स का चयन कर कार्रवाई से संबंधित पत्रांक या दिनांक को यथास्थान प्रविष्ट किया जाएगा। यानी अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो उसका पत्रांक दिनांक भी दिए गए स्थान पर प्रविष्टि की जाएगी, जिसके उपरांत अपलोड डॉक्यूमेंट को क्लिक कर संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध कृत कार्रवाई से संबंधित जो भी आदेश या पत्र होगा उसको भी अपलोड करना है, यानी उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो अपडेट बटन को क्लिक करेंगे। इसके उपरांत संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में उक्त प्रविष्टि अंकित हो जाएगी, यानी उनके ऊपर जो भी कार्रवाई हो रही है उसको अपडेट करेंगे, उसके जो पत्र निकला होगा उसको भी अपलोड करेंगे और अपडेट कर देंगे। यदि किसी शिक्षक के विरुद्ध एक से अधिक कार्रवाई की गई तो लंबित हो तो वैसे सभी कार्रवाई की प्रविष्टि की जाएगी। इन सभी को चेक बॉक्स पहले ही मैं कह दिया हूँ, चेक बॉक्स कर लेना है। ऐसे शिक्षक जो निलंबित हो अथवा उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, निगरानी जांच, विविध आरोप की जांच, फर्जी नियुक्ति संबंधित जांच लंबित है का स्थानांतरण पदस्थापन नहीं किया जाएगा। सीधी सी बात है कि उनका स्थानांतरण पदस्थापन नहीं होगा। अभी 1,90,000 में कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनको ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो उनका स्थानांतरण पदस्थापन हर हाल में नहीं होगा। वैसे शिक्षक जिनके विरुद्ध सरकारी राशि बकाया हो उनका स्थानांतरण पदस्थापन किया जा सकेगा, परंतु संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जहां वह शिक्षक पूर्व से पदस्थापित है के द्वारा विरमण से पूर्व राशि की वसूली कर ली जाएगी अथवा उनके अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में प्रविष्टि कर दी जाएगी। यानी आपका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जो होगा उसमें इसकी प्रविष्टि कर दी जाएगी कि आपके ऊपर इतनी राशि, माना कि आपके ऊपर 20,000 राशि आपके ऊपर ड्यूज है, तो आपको विरमण पत्र अगर ले रहे हैं तो या तो उसकी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में आपको प्रविष्टि की जाएगी या आप उस राशि को जमा कर देते हैं, उसके बाद ही आपको विरमण पत्र दिया जाएगा संबंधित डीओ डीपीओ के द्वारा। क्योंकि आप एक जिले से दूसरे जिले में अगर पदस्थापित हो रहे हैं तो फिर ये मामला पेचीदा हो जाएगा, इसलिए आप वर्तमान जिले में जो पदस्थापित है वहीं के डीओ डीपीओ से आपको विरमण पत्र लेना पड़ेगा। और विरमण पत्र किनको किनको लेना पड़ेगा, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अब 3 नंबर पर देखते हैं कि विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु सभी अभिवादनों को चरणवार एवं शनिवार बारी बारी से स्क्रूटनी हेतु निम्नलिखित 16 सदस्यों की एक टीम गठित की गई है। अब ये जो 16 सदस्यों की जो टीम गठित की गई है इनमें आप देख सकते हैं कि ये सभी पदाधिकारी का नाम इसमें दिया गया है। श्री शाहजहां उप सचिव, श्री जावेद अहसन अंसारी उप निदेशक प्रशासन, उसी तरह विशेष कार्य पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, ये सब अनेक अलग अलग ये सभी 16 हमारे पदाधिकारी हैं। और इन सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के लिए भी एक दिशा निर्देश जारी किया गया है कि आप इस शिक्षक को पोर्टल पर अलग अलग लॉगिन आईडी से आपका लॉगिन आईडी जनरेट होगा और उसके बाद आप चरणवार श्रेणीवार अभिवादन जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, रैंडम सूची या स्क्रूटनी जो सूची आएगा उसके अनुसार आपको स्क्रूटनी करना होगा। और आप सभी पदाधिकारी लॉगिन आईडी में सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको जो लॉगिन आईडी भेजी जाएगी उससे आप लॉगिन कर लेंगे और प्रत्येक आवेदन इसके साथ संलग्न अनेक दस्तावेजों का ऑनलाइन स्वयं आप स्क्रूटनी करेंगे एवं स्क्रूटनी पर दिए गए 3 विकल्प, उसमें 3 ही विकल्प है, ओके है यानी सही है, फेवरेबल कंसिडरेशन यानी इनको आवेदन मतलब इनको स्थानांतरण किया जा सकता है, और 3 नंबर में नोट ओके। तो जिनके ऊपर आरोप है वो तो सीधे नॉट ओके में जाएंगे, लेकिन जिनके ऊपर राशि वाली बात आ रही है तो फेवरेबल कंसिडरेशन है या दूरी के अनुसार बहुत सारी बातें हैं। तो विकल्प का चयन करते हुए 3 में से किसी एक विकल्प को चयन करेंगे और सेव करेंगे और तब ये प्रविष्टि को सुरक्षित कर लेंगे। तदुपरांत उसके बाद अभिवादनों के समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित चेकबॉक्स को एक साथ चयन कर बल्क सबमिट कर सकते हैं। वो चाहे तो एक साथ 50, 100, 200 को बल्क सबमिट सबका चेकबॉक्स करके और कर सकते हैं कि हाँ इनका क्या किया जा सकता है, यानी इनका स्थानांतरण किया जा सकता है। ये सीधे राज्य स्तर पर होगा। जब ये हो जाएगा उसके बाद ये पहुंचेगा दूसरे जगह, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास ये पहुंचेगा और डीपीओ के पास पहुंचेगा। ये सबसे पहले राज्य स्तर से इनको ये चेक बॉक्स करना होगा, ओके, नॉट ओके और कंसिडरेशन जो है फेवरेबल कंसिडरेशन इनको करना पड़ेगा। जो हमारे 16 पदाधिकारी नियुक्त है वो करेंगे ये सब काम। उसके बाद सबमिट बटन क्लिक कर देंगे। अब अभिवादन के समक्ष स्क्रीन पर जब चेक बॉक्स सब पर कर लेंगे तो सबमिट बटन आएगा, क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ये चला जाएगा कहाँ, आइए देखते हैं कि ऐसे सभी अभिवादन जिनके समक्ष प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा स्क्रूटनी के उपरांत ओके एवं फेवरेबल कंसिडरेशन अंकित किया गया है,
यही जाएगा जिला शिक्षा पदाधिकारी के पोर्टल पे, उनके लॉगिन आईडी पे जाएगा। लेकिन जिनका नोट ओके है ये नहीं जाएगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पोर्टल पे नहीं जाएगा। तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की इस शिक्षा कोष पोर्टल के लॉगिन आईडी में चरणवार इन श्रेणीवार विद्यालय आवंटन हेतु प्रदर्शित हो जाएगा। तत्पश्चात स्थानांतरण पदस्थापन हेतु प्रत्येक अभिवादन के समक्ष प्रोसीड का बटन आएगा और इसको जब क्लिक करेंगे तो अभिवादन में स्थानांतरण हेतु दिए गए सभी पंचायत नगर इकाई के विकल्प उनके सामने रिक्ति के रूप में स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। उल्लेखनीय है कि जिला द्वारा विद्यालयवार शिक्षकों की आवश्यकता से संबंधित सूचनाएं इस शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रविष्ट की जा रही है। आपको पता होगा कि मानक संख्या निर्धारण किया गया है, उसके अनुसार इस शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रविष्टि की जा रही है और ये उनके सामने आ जाएगा और जो विद्यालयवार रिक्ति की गणना का आधार होगा। साथ ही इस प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण पदस्थापन के उपरांत होने वाली रिक्ति भी इसमें समाहित होगी। यानी तत्पश्चात यानी जो आपका स्थानांतरण पदस्थापन की कितनी रिक्ति बन रही है वो भी इसमें आपको दिखेगा। तत्पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिस पंचायत या नगर निकाय इकाई में रिक्ति उपलब्ध है के समक्ष अंकित चेक बॉक्स को क्लिक करने के उपरांत उक्त पंचायत या नगर इकाई में शिक्षक के प्रकार के अनुसार विद्यालयवार रिक्ति स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। यानी उनको जो रिक्ति लेनी है वो पंचायत में है लेना, नगर में लेना है, उसके अनुसार ये प्रदर्शित होगी। फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक आवेदन में स्थानांतरण या पदस्थापन हेतु आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में आरोही क्रम में है ना, आरोही क्रम में पंचायत नगर निकाय के दिए गए विकल्प के अनुसार विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, अगर 1 नंबर है तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो 2 नंबर में जाएंगे, 3 नंबर में जाएंगे, 4 नंबर में जाएंगे, यही आरोही क्रम है। यानी उनको जो विकल्प मिला हुआ है। अब ये पंचायत नगर निकाय के दिए गए विकल्प के अनुसार विद्यालय आवंटन कार्रवाई की जाएगी जो ओटीपी आधारित होगा। यदि किसी पंचायत या नगर निकाय के 1 से अधिक विद्यालय में रिक्ति उपलब्ध हो तो उक्त अभिवादन के आलोक में उपलब्ध रिक्ति के अवरोही क्रम में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। यानी यहाँ कहा जा रहा है, समझने वाली बिंदु है, ये वीडियो लंबा हो सकता है, कि यदि किसी पंचायत नगर निकाय के 1 से अधिक विद्यालयों में रिक्ति उपलब्ध हो तो उक्त अभिवादन के आलोक में उपलब्ध रिक्ति के आरोही क्रम के, यानी एक ही पंचायत में अगर आप ले लिए हैं, अगर 10 विकल्प 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगर विकल्प आप एक ही पंचायत में ले लिए हैं तो अभिवादन के आलोक में उपलब्ध रिक्ति का अवरोही क्रम के विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। यानी 1 नंबर में आपको अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में की जाएगी, आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में। अच्छा, यानी इसका कहने का मतलब अवरोही क्रम यानी सबसे पहले 7 नंबर को किया जाएगा, उसके बाद 6-5 दूरी देना चाहते हैं विभाग, विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। उदाहरण स्वरूप यदि किसी पंचायत नगर निकाय के 3 विद्यालय में उक्त कोटि वेतनमान के शिक्षक, विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक की क्रमशः, यानी सबसे पहले वेतनमान फिर विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट है, तो 3 नंबर, 2 नंबर, 1 रिक्ति उपलब्ध हो तो सबसे पहले 3 नंबर, मैंने जो कहा था अभी 7 नंबर, तो सबसे पहले 3 नंबर वाली रिक्ति में विद्यालय आपका आवंटित होगा। यानी दूरी आपको दिखाया जाएगा, दूरी दिया जा रहा है एक तरह से। अंकनीय है कि किसी पंचायत नगर निकाय में अगर रिक्ति उपलब्ध नहीं रहने, अगर आपने अप्लाई भी किया है और जिस पंचायत नगर को अगर 10 को एक ही पंचायत के 10 विद्यालय एक ही प्रखंड के 10 पंचायत का आपने चयन कर लिया है, वैसी परिस्थिति में अगर किसी भी पंचायत में अगर रिक्ति उपलब्ध नहीं है आपकी कोटि में तो नो वैकेंसी प्रदर्शित होगा, उस पर वो क्लिक कर देंगे और तब आपका स्थानांतरण नहीं होगा। यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अपने लॉगिन प्रदर्शित सभी आवेदनों पर एक निर्धारित समयावधि पर कार्रवाई करना अनिवार्य होगा। यानी ये कह रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी आप कार्रवाई करेंगे, एक निश्चित समय दिया गया है आपको, लेकिन अगर नो वैकेंसी है तो स्थानांतरण या पदस्थापन नहीं किया जा सकेगा। यानी 2 कंडीशन हो गया, एक ही वैकेंसी अगर नहीं है आपके कोटि में जहां पे आपने अप्लाई किया है वहां पे तब नहीं होगा, दूसरा आप अगर आपके ऊपर 6 जो कारण दिए गए हैं आपके ऊपर कार्रवाई चल रही है तभी आपका स्थानांतरण नहीं होगा। आइए 5 नंबर जो बिंदु है उसको पढ़ते हैं। यदि किसी शिक्षक द्वारा स्थानांतरण या पदस्थापन हेतु 1 से अधिक जिलों के लिए विकल्प दिया गया है, वैसी परिस्थिति में कहा गया है कि सबसे पहले जिलों को जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उक्त अभ्यर्थी का सही विकल्प प्रदर्शित होगा सर्वप्रथम आरोही क्रम में। यानी सबसे पहले 1 नंबर जिला जो आपने चूज किया है, फिर 2 नंबर जिला, फिर 3 नंबर जिला, फिर 4 नंबर जिला, इसको देखा जाएगा और आरोही क्रम में दिए गए विकल्प के आधार पर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा खंडिका 4 में अंकित की प्रक्रिया के तहत रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित जिले के लिए आरोही क्रम में दिए गए सभी विकल्पों
में रिक्ति की उपलब्धता नहीं रहने। अब देखिए, अगर आपने अनेक जिलों में दिया है, अगर मान लीजिए 4 विकल्प आपने 1 2 3 4 दे दिया, 1 2 3 4 दे दिया अगर पूर्वी चंपारण में, और 5 6 7 8 दे दिया आपने पश्चिमी चंपारण में, तो अगर इस पूर्वी चंपारण में चारों में पहले 1 को देखा जाएगा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, अगर चारों विकल्प में आपका रिक्ति नहीं है तो फिर ये दूसरा जिला को सिलेक्ट किया जाएगा, ट्रांसफर एप्लीकेशन चेंज डिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, और फिर अब 5 6 7 8 में आपको देखा जाएगा कि उसमें आपको मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन जब दूसरे जिला में देखा जाएगा तो यह कहा तत्पर उस अभ्यादन आरोही क्रम में दिए गए दूसरे जिला के अग्रसारित हो जाएगा, जिस पर द्वितीय जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय आवंटन हेतु अग्रतर कार्रवाई करेंगे। अगर इस है ना, अगर इसमें ट्रांसफर एप्लीकेशन चेंज ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जब कर देंगे तो ये दूसरे जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास चला जाएगा, है ना, और उनके लॉगिन में ये शो होगा, जिस पर द्वितीय जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय आवंटन पर कार्रवाई करेंगे। मान लीजिए पूर्वी चंपारण के डीओ के द्वारा अगर आपने 4 ही ऑप्शन दिए थे, खत्म हो गया, और 5 6 7 अगर शेखपुरा में दिए हैं तो फिर शेखपुरा वाले कार्रवाई करेंगे। यह प्रक्रिया तब तक अपनाई जाएगी जब तक युक्त आवेदन में दिए गए सभी विकल्प को एक्सप्लोर नहीं कर लिया जाता, यानी सभी आप जितने विकल्प दिए हैं सबको टच किया जाएगा। अगर संबंधित शिक्षक द्वारा दिए गए सभी विकल्पों में रिक्ति उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में भी आपका स्थानांतरण या पदस्थापन नहीं होगा, अगर रिक्ति उपलब्ध नहीं रहती है तो। आइए 6 नंबर बिंदु क्या कहता है कि सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ओके एवं फेवरेबल कंसिडरेशन श्रेणी के आवेदन के संबंध में अब की गई जो कार्रवाई होगी, उसके उपरांत आपको क्या करना होगा कि सभी आवेदन निदेशक प्राथमिक शिक्षा के लॉगिन आईडी में प्रदर्शित हो जाएगा, यानी जो डीओ साहब करेंगे वो डायरेक्टर एजुकेशन के पास चला जाएगा, प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर के पास, और उसके बाद जो प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर है वो अपने लॉगिन आईडी से इसकी सूची निकालकर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु गठित विभागीय स्थापना समिति के समक्ष निर्णयार्थ रखा जाएगा, निर्णय के लिए रखा जाएगा। साथ ही स्क्रूटनी के लिए प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा नोट ओके किए गए, अब देखिए जिनका नोट ओके है, किए गए अभिवादनों की सूची भी स्थापना समिति के समक्ष उपस्थापित की जाएगी। ऐसे अभिवादन जो संबंधित श्रेणी के तहत नहीं आता है, ऐसे अब देखिए मान लीजिए कि अगर आपने दे दिया दिव्य क्या कहते हैं रुग्णता आपने दे दिया, दिव्यांगता दे दिया आपने, और संजोग से आपने दिव्यांगता और रुग्णता का आपने सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, तो ऐसी परिस्थिति में आपका दूरी के आधार पर आपको ये छूट दी जाएगी। चलिए आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी जो आपको जो विकल्प दिया गया था कि किन विकल्पों के आधार पर, स्पेशल ग्राउंड के आधार पर आपको ट्रांसफर किया जाना है, तो अगर उसमें आपने गलत प्रविष्टि किया है तो सीधे आप कहाँ चले जाएंगे, अब दूरी के आधार पर आप चले जाएंगे, भेज दिया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे आवेदन जो संबंधित श्रेणी के तहत नहीं आता है, ऐसे आवेदनों को उपयुक्त श्रेणी में हस्तांतरित करने के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यदि हस्तांतरण योग्य होगा तो ठीक है, अभिवादन आप प्रथम चरण के 5 श्रेणी एवं द्वितीय चरण के तहत नहीं आता है, तो अगर स्थानांतरण योग्य नहीं है तो ऐच्छिक स्थानांतरण से वर्तमान पदस्थापन की दूरी की श्रेणी में उसको हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ये सीधी सी बात है कि अगर आपके पास उस तरह की बीमारी है, वो समस्या नहीं है। अब आइए बात कर लेते हैं कि प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक या डीओ डीपीओ को क्या क्या करना होगा, इससे संबंधित भी यहाँ पे विशेष दिशा निर्देश है। तो आइए इसको देखते हैं। 7 नंबर बिंदु कहता है कि ओके एवं फेवरेबल कंसिडरेशन के आवेदन संबंधित जिलों द्वारा की गई अनुशंसा नोट ओके दिए गए आवेदन की सूची के आधार पर सम्यक विचारोपरांत स्थानांतरण या पदस्थापन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। यानी चलिए तत्पश्चात समिति कार्रवाई इस शिक्षक को पोर्टल पर अपलोड किया, जो समिति होगी वो जो भी कार्रवाई होगी वो इस शिक्षक को पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी, नोट ओके के संबंध में भी और ओके और फेवरेबल कंसिडरेशन के संबंध में भी। 8 नंबर जो बिंदु है ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, सभी शिक्षकों के लिए, प्रधानाध्यापकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या क्या होगा। अब कार्रवाई के बाद क्या होगा, मान लीजिए आपका पदस्थापन कर दिएगा, ट्रांसफर कर दिएगा, तो क्या क्या विरमण पत्र कैसे लेना है और कैसे कैसे आपका सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा, आइए इस पर बात कर लेते हैं। विभागीय स्थापना समिति द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन के संबंध में लिए गए निर्णय के आलोक में जिला स्तर पर निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या कार्रवाई होनी है, कि अंतर जिला स्थानांतरण के मामले में संबंधित शिक्षक के स्थानांतरित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा। ऐसे शिक्षक उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विरमण आदेश प्राप्त कर 9 पदस्थापित विद्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे। तो कहने का मतलब अगर एक ही जिला है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दूसरा जिला है तो दूसरे जिले वाले जिसमें आप अभी पदस्थापित है वहां से आपको विरमण पत्र लेना है और विरमण पत्र लेकर के 9 पदस्थापित जो जिला है वहां पे जाकर के आपको योगदान करना है। दूसरे जिले वालों को विरमण पत्र लेना है एक जिला से।
दूसरी बात कि संबंधित जिला द्वारा स्थानांतरित शिक्षक यानी विरमण पत्र किनको लेना है, जिनका स्थानांतरण तो दूसरे जिले में हो रहा है, तो वर्तमान पदस्थापन इकाई के जो जिले हैं उस जिले के डीपीओ साहब से, डीओ साहब से आपको विरमण पत्र लेना है। संबंधित जिला द्वारा स्थानांतरित शिक्षक एवं शिक्षिका का पदस्थापन आदेश एक कार्य दिवस एक सप्ताह के अंतर्गत ये पदस्थापन आदेश निर्गत कर देना है और संबंधित शिक्षक एवं शिक्षिका विरमण के पश्चात स्थानांतरित जिला में 7 कार्य दिवस के अंदर अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। जब समिति कार्यवाही कर देगी, जब समिति आपका अपलोड कर देगी, आपका विरमण पत्र पदस्थापन कर देगी, स्थानांतरण कर देगी, तो डीओ साहब एक सप्ताह के अंदर ये सब कुछ उपलब्ध कराएंगे आपको। और जब आपको मिल जाएगा तो आपको भी एक सप्ताह का समय मिल रहा है कि आप वहां पे योगदान करेंगे नए जगह पे। आइए 3 नंबर बिंदु क्या कहता है कि विरमित करने के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित शिक्षक जिला प्रमंडल संवर्ग के विहित वेतनमान के शिक्षक या विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक हैं, यानी कोई नियोजित शिक्षक नहीं होना चाहिए। साथ ही यदि कोई शिक्षक जिससे के विरुद्ध कंडिका 2 में अंकित कार्रवाई की गई हो तो इस शिक्षक को उस पोर्टल पर की गई प्रभावी, ये भी कहा जा रहा है कि अगर उनके ऊपर कोई ड्यूज है, कोई विभागीय कार्रवाई है, निलंबन है, तो ऐसी परिस्थिति में टंकनीय भूल को समझते हुए उनका स्थानांतरण पत्र या पदस्थापन जो पत्र होगा वो आदेश निर्गत नहीं किया जाएगा, वो रद्द समझा जाएगा। ये कहा जा रहा है। किसी शिक्षक के पास किसी भी प्रकार की सरकारी राशि बकाया हो तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहां वह शिक्षक पूर्व से पदस्थापित है, के द्वारा विरमण से पूर्व राशि की वसूली कर ली जाएगी अथवा उनके अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में प्रविष्टि कर दी जाएगी। 4 नंबर बिंदु देखते हैं कि अंतर जिला स्थानांतरण। तो अगर अभी तक आपको वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर बने हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, और बेल आइकन जोर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। 4 नंबर बिंदु देखते हैं कि अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में इनका वरीयता का निर्धारण नए जिला में योगदान की तिथि से किया जाएगा। अब आप जब उस जिला में जाएंगे तो आपकी वरीयता अब उस जिले में पदस्थापित सभी शिक्षकों के अनुसार आपका होगा। नए जिले के में योगदान की तिथि से किया जाएगा आपकी वरीयता की गणना। आइए 5 नंबर बिंदु क्या कहता है कि जिले के अंदर स्थानांतरित होने वाले शिक्षक या शिक्षिका के लिए स्थानांतरण आदेश संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अंदर इस शिक्षक को उस पोर्टल के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। साथ ही आरोप एवं बकाया आदि बिंदु पर भी उपयुक्त कंडिका 7 के 3 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब आइए प्रधानाध्यापक क्या करेंगे, इधर देख लेते हैं। 9 नंबर बिंदु क्या कहता है कि संबंधित जिला जहां शिक्षक का पदस्थापन हुआ है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानांतरण पदस्थापन आदेश ये डीओ को करना है। लॉगिन आईडी से इस शिक्षक को उस पोर्टल से डाउनलोड कर लेंगे जो स्थानांतरण पदस्थापन आदेश है, डाउनलोड करके फिर अपना सिग्नेचर करेंगे और फिर स्थानांतरण पदस्थापन आदेश को इस शिक्षक को उस पोर्टल पर अपलोड कर देंगे ताकि जिस शिक्षक का स्थानांतरण पदस्थापन हुआ है उसके लॉगिन आईडी में यह आसानी से उपलब्ध हो सके। आइए 10 नंबर जो बिंदु है ये हमारे हेडमास्टर से और शिक्षक से रिलेटेड है कि स्थानांतरण और पदस्थापन के ऊपर फलस्वरूप शिक्षक या शिक्षिका के नए पदस्थापित विद्यालय में योगदान के उपरांत संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय के लॉगिन आईडी से इस शिक्षा को उस पोर्टल पर योगदान की तिथि एवं समय यानी पूर्वाह्न अपराह्न की प्रविष्टि की जाएगी। साथ ही प्रधानाध्यापक संबंधित शिक्षक के योगदान प्रपत्र पर हस्ताक्षर अंकित करते हुए इसे स्कैन कर यथास्थान अपलोड करेंगे। योगदान पत्र पर क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे और फिर जहां पे उनको अपलोड करना होगा वहां पे अपलोड करेंगे कि फलाने शिक्षक का योगदान हो गया। 11 नंबर बिंदु कहता है चूंकि स्थानांतरित शिक्षकों और शिक्षिकाओं के अनुरोध पर किया जा रहा है इसलिए उन्हें कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। यानी यात्रा भत्ता भी मिलता है स्थानांतरण के कारण, लेकिन यात्रा भत्ता चूंकि अगर विभाग करती तो मिलता, चूंकि आपके अनुरोध पर किया जा रहा है इसलिए इसमें कहा गया है कि यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो ये पंकज कुमार जी हो, प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर, जिनका ये पत्र जारी हुआ है 7/2/2025 कल का ही। तो चलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो अंत तक आपको अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।